प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की लागत की बहु विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में शंकर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन किया। कहा, सरकार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्ष में 75,000 और मेडिकल सीटें बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के रोहिणी इलाके में विस्फोट के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की। मौसम विभाग ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कल भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार को सवेरे ओडिशा तट पर पहुंचने की संभावना। खेलों में कश्मीर घाटी में पहली बार श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन और मलेशिया में सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज मैच में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 6-4 से पराजित किया। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की लागत की बहु विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डे तथा उत्तर प्रदेश के सरसावा हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए भवन के निर्माण और रनवे के विस्तार से संबंधित कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा हवाई अड्डे, बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे तथा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी खेल परिसर के दूसरे और तीसरे चरण के पुनर्विकास कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने लालपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक सार्वजनिक पवेलियन और लड़कियों और लड़कों के लिए 100 बिस्तरों वाले हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सारनाथ में बौद्ध क्षेत्रों के पर्यटन विकास कार्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बाणासुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर के पर्यटन विकास तथा पार्कों के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठ के जगतगुरु श्री शंकरा विजेंद्र सरस्वती की उपस्थिति में शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटें जोड़ेगी। उन्होंने एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में न केवल पूर्वांचल में बल्कि समूचे देश में काशी की बढ़ती प्रतिष्ठा का उल्लेख किया। आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। श्री मोदी ने लोगों को सस्ता और सुगम उपचार प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की स्थापना से औषधियों की कीमत में कमी आई है और लोगों का दवाओं पर औसत खर्च 25% कम हुआ है। श्री मोदी ने मिशन इंद्रधनुष की सफलता का उल्लेख किया। हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया, नतीजा ये आया कि न केवल टीकाकरण कवरेज की दर बढ़ी, बल्कि ऐसी करोड़ों गर्भवती महिलाओं का, करोड़ों बच्चों का टीकाकरण हुआ जो पहले इससे छूट जाते। भारत ने टीकाकरण पर जोर दिया, उसका बहुत बड़ा फायदा हमें कोरोना के दौरान मिला।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आंखों का यह अस्पताल बुजुर्गों तथा बच्चों दोनों के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने शंकराचार्य और शंकरा ट्रस्ट को बिहार में इस अस्पताल की एक और शाखा खोलने पर विचार करने का आग्रह किया। शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान कांची शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार एक रोल मॉडल है। उन्होंने देश के विकास का श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। शंकराचार्य ने कहा कि भारत की प्रगति सशक्त नेतृत्व से संचालित हो रही है। नरेंद्र दामोदर दास जी इनका जो सरकार है एनडीए का अनुशासन वो प्रजा का सुरक्षा के लिए, सुविद्या के लिए, सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। शंकराचार्य जी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें दिव्य आशीर्वाद बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। राज्य मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से और सुधीर मुनगंटीवार बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से राज्य के कई हिस्सों से 3 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 50,000 रुपए तक की नकदी ले जाने की अनुमति है। यदि राशि 50,000 से अधिक और 10 लाख रुपए से कम है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जिला आयुक्त के नेतृत्व वाली एक समिति ये निर्धारित करेगी कि धनराशि वैध उद्देश्यों के लिए थी या अन्य उद्देश्यों के लिए। 10 लाख रुपए से अधिक की धनराशि को जब्त करके उसे आगे की जांच के लिए आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विद्यालय के बाहर हुए विस्फोट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। विस्फोट की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसे विद्यालय की टूटी हुई दीवार मिली। विस्फोट के कारण पास की एक दुकान का शीशा और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों ने घटनास्थल से साक्ष्य और नमूने एकत्र किए हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो इस घटना पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने का आश्वासन देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार में हाल की बाढ़ के नुकसान का आकलन करने के लिए उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना गई। 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि टीम आज और कल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। राज्य सरकार ने केंद्र से 3,638 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में भारत और 12 अन्य देशों के 1700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू में भी मैराथन के आयोजन की योजना है। जम्मू में भी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि मैराथन के लिए जम्मू कश्मीर से अच्छा मौसम, लैंडस्केप और ओवरऑल वातावरण
देश में कहीं और मिलना असंभव है और इससे श्रीनगर तथा जम्मू शहर को ग्लोबली एक नई पहचान मिलेगी। 19वीं दिल्ली हाफ मैराथन आज राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में ओलंपिक चैंपियन युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता और महिला वर्ग में इथियोपिया की अल मादेस इयारू ने पहला स्थान हासिल किया। मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई। इस मैराथन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग के जरिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में 300 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार विजेता पद्मिनी थॉमस, एस ओमना कुमारी, कीतू अन्ना जोस, साजी थॉमस और वी डिजू को भी सम्मानित किया। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 6-4 से हरा दिया है। भारत की ओर से दिलराज सिंह, शारदानंद तिवारी ने 2-2 और मोहम्मद कोनेन और मनमीत सिंह ने 1-1 गोल किया। कल अपने पहले मैच में भारत ने जापान को 4-2 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। भारत का अगला मैच मेजबान मलेशिया से 22 अक्टूबर को होगा। न्यूजीलैंड ने आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने कल 462 रन पर आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के सामने 107 रन का लक्ष्य रखा, जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने 28 ओवर में पूरा कर लिया। मौसम विभाग ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कल भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की सुबह तक ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार इसके संभावित प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रयास कर रही है। तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने और सभी आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के सभी स्तरों पर तैयारियां चल रही है। दाना के कारण संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी मशीनरी को तैयार करने के लिए भुवनेश्वर में उच्च स्तरीय बैठकें चल रही है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि उड़ीसा के तटीय जिलों में बुधवार को भारी बारिश होगी, जबकि पूरे राज्य में गुरुवार और शुक्रवार को भीषण चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के कारण बहुत भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि ये तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। उत्तरी गजा के बेत लाहिया शहर में इजरायली हमलों में कम से कम 87 लोग मारे गए हैं और 40 से अधिक घायल हो गए हैं। हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि बचाव अभियान जारी है। इस बीच लेबनान में इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इनके अलावा 108 रेलगाड़ियां लातूर, सावंतवाड़ी रोड, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नांदेड़ और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के लिए चलाई जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की लागत की बहुविकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में शंकर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के रोहिणी में विस्फोट के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की। मौसम विभाग ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कल भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार को सवेरे ओडिशा तट पर पहुंचने की संभावना। और खेलों में कश्मीर घाटी में पहली बार श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।